हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल टू इंटरेस्टिंग फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी तक पिछले वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तक डिस्कशंस की थी। अभी तक हमने कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के बेसिस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपसे यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ में व्हाट इज कूलम्स लॉ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कूलम लॉ हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स, एनी टू पॉइंट चार्जेस। इट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 and Q2 are two charges. Q1 and Q2 are two point charges which are separated by a distance R. K is electrostatic constant जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम पे। वैक्यूम या एयर के लिए इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट आपको इसी फॉर्मूले से मिल जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। हाँ, K itself is 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हाँ, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी को हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, जिसकी वैल्यू मैंने पिछले वीडियो में बताई है। ओवरऑल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। तो एफ नॉट सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्जेस कहां पे रखे गए हैं, या तो एयर में या वैक्यूम में। उनके बीच का इंटरवीनिंग मीडियम या तो एयर है या वैक्यूम है। तो इस के की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, अक्सर बुक्स में आपको इस फॉर्म में दिखेगा ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एनीवे, ये फॉर्मूला था एयर या वैक्यूम के लिए। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो क्या होगा? मैंने अपने पिछले वीडियो में जहां पे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया था, दोनों सेम होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से। दोनों में से कुछ भी ले लीजिए, दोनों सेम है। तो किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी हमें पता होनी चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू पुट करेंगे, और उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या इसकी जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह अगर आप ये वैल्यू पुट कर दें तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। और पिछले वीडियो में ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर दो चार्जेस एयर में रखे और उनके बीच की फोर्सेस आपको पता कितनी फोर्स ऑपरेट कर रही है, F0, तो मीडियम चेंज करने पे वो फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? F0 फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको F मीडियम भी आप लिख सकते हैं, फोर्स इन दैट मीडियम। गॉट इट? तो इन्हीं फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब इसके बेसिस पे कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सॉरी, पहली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले में कुछ क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है, फोर्स Q1 Q2 और R का स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पहले से पता है। तो अगर आपको Q1 Q2 R और F इन चारों में से कोई तीन क्वांटिटीज गिवन हो, फोर्थ आप निकाल सकते हैं। Q1 Q2 R गिवन है तो F आ जाएगा, R F और Q1 गिवन है तो Q2 आ जाएगा। एंड इस तरह से कोई तीन क्वांटिटीज आपको पता हो, चौथी आप निकाल सकते हैं। तो एक तो पहली प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। दूसरी फॉर्मूला सब पे अप्लाई होगा। दूसरी होगी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे बेस्ड। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो हो, इनफैक्ट नेट टॉर्क भी जीरो हो। खैर, यहां पे आपको सिर्फ फोर्स का कंसेप्ट यूज करना है, टॉर्क का नहीं। जब नेट फोर्स जीरो हो तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में दो तरह के चार्ज इक्विलिब्रियम के केसेस हम पढ़ेंगे। एक, जब चार्जेस एक ही स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हों, और दूसरा चार्ज्ड पेंडुलम्स का केस। जैसे यहां पे मान लीजिए दो पेंडुलम मैं सस्पेंड करूं, उनके दोनों बॉब्स पे चार्ज दे दूं, और अगर वो आइडेंटिकल चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं, आइडेंटिकल ना भी हो, लाइक चार्जेस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह इस ओरिएंटेशन में रेस्ट करेंगे। यहां स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन होगी, इनका कुछ वेट एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां एक्ट करनी चाहिए, वेट यहां एक्ट करना चाहिए। इसके बाद हम फंडामेंटल वेक्टर्स के कंसेप्ट इसके साथ इंक्लूड करेंगे, तो हम ये क्वेश्चन भी, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरा मैं डिस्कस करूंगा शेयरिंग ऑफ चार्जेस। आपने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर इस बॉडी पे चार्ज है, मैं इसको इस बॉडी के कांटेक्ट में लाऊं तो इसका कुछ चार्ज इस पे ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा उसके बारे में एक हिंट, एक आइडिया आपको देने जा रहा हूं।
अगर दोनों बॉडीज के शेप साइज एक जैसे हैं तो याद रखिएगा, जैसे ही दो बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों बॉडीज अपने चार्जेस शेयर करेंगी। कैसे शेयर करेंगी? इक्वली। सपोज इस पे 4 कूलम है और ये न्यूट्रल है, तो टच करके जैसे ही सेपरेट करूंगा दोनों पे कितना आ चुका होगा? 2 कूलम ईच। सपोज एक पे 4 है, एक पे 6 है, जैसे दोनों को टच करूंगा टोटल कितना हो गया? 10 कूलम। इन दोनों को सेपरेट करने पे इन दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो चुका होगा, 50-50। बट रिमेंबर, ये किस केस की बात कर रहा हूं? जब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, दोनों के शेप साइज एक जैसे हैं, ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है। एंड दैट टू कंडक्टिंग, बिकॉज इंसुलेटिंग बॉडीज में ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। इज दैट क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम कह रहे हैं कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर in air और वैक्यूम। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए यहां दोनों चार्जेस कैसे हैं? अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +2e, +2e। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन आपको गिवन है। जब Q1 Q2 दोनों की वैल्यूज आपको पता है, बीच की सेपरेशन अगर आपको पता है, तो क्या आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? चार्जेस कहां रखे हैं? एयर या वैक्यूम में? हाँ, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें कैसे पता चलेगा कितना है। देखिए बेटा, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अगर आप इसको ध्यान से समझे, अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, इट इज जस्ट हीलियम न्यूक्लियस। सो अल्फा पार्टिकल इज जस्ट अ हीलियम न्यूक्लियस। अगर आप हीलियम को देखें, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस को देखूं तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होने चाहिए, p 2 प्रोटॉन्स होंगे, और इसके न्यूक्लियस में 2 ही न्यूट्रॉन्स होंगे। कैसे पता चला? क्योंकि मास नंबर कितना है? 4। तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स तो एनीवे न्यूट्रल है, सॉरी न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? +e। तो अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा? हीलियम के न्यूक्लियस पे चूंकि 2 प्रोटॉन्स है, +2e का चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इज दैट क्लियर? नाउ वैसे भी हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अगर मैं ये दोनों हटा दूं, 2 पॉजिटिव आयन बनाऊं, तो क्या बचेगा पीछे? न्यूक्लियस ही। दिस हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इट? कुछ नहीं करना, हमें सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। ये भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको, ये यहां फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में। डायरेक्शंस हमें ऑलरेडी पता है कॉमन सेंस से। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, F विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मेरे पास स्पेस कम है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं। आप पेपर में लिखेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। एनीवे Q1 Q2 दोनों कितना है? +2e। इट कम्स आउट टू बी, अच्छा यहां पे अगर डिनोमिनेटर में देखें सेपरेशन कितनी है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। चलिए 2 इंटू 2 4, और हम इसे क्यों ना इस तरह से लिखें, k की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2e, तो वी कैन से दिस इज 2e का स्क्वायर, इट इज ट्वाइस e का स्क्वायर, ट्वाइस e का स्क्वायर। अच्छा e क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो e की वैल्यू कितनी है हमारे पास? e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इजंट इट? तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब डिनोमिनेटर में क्या है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। ये 3.2 का स्क्वायर और 3.2 का स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो गए। जैसे ही ये दोनों कैंसल आउट हुए, अब यहां क्या बचेगा? यहां बचा सिर्फ 9। अब ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्यों ना होल स्क्वायर ले लें। तो 10 टू द पावर -19 अपॉन 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर
-19 अपॉन 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाना चाहिए? 10 टू द पावर -4। 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर क्या होगा? 10 टू द पावर -8। तो इसके आगे ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 10 टू द पावर -15। 10 टू द पावर -4 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 10 टू द पावर -8 एंड इट कम्स आउट टू बी जस्ट 90 न्यूटन। तो सिंपल था ये, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की। अब आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है आपसे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो आप चाहें तो इसको पॉज करके दोबारा देख सकते हैं अगर नहीं क्लियर हुआ तो। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? टू आइडेंटिकल मेटल सफेयर्स, रिमेंबर आइडेंटिकल, शेप साइज एक जैसे दोनों के, हैविंग इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। चार्जेस इक्वल तो है ही है, सिमिलर है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। They repel each other with a force of 103 Newton when they are at a distance 10 centimeter apart, placed in a medium of dielectric constant 5, जिसको हम K से डिनोट करते थे, ये वाला K, dielectric constant। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? Fm is F0 upon K या 1 upon 4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 by R square। उसके बाद हमें डिटर्मिन करनी है, डिटर्मिन चार्ज ऑन ईच सफेयर। देखिए इस केस में दोनों सफेयर के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों सफेयर्स के ऊपर चार्ज सेम है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो मान लीजिए ये चार्ज Q1 जो है ये Q है, तो चार्ज Q2 भी क्या होना चाहिए? Q। इन दोनों के बीच की सेपरेशन है R विच इज 10 सेंटीमीटर। अगर आप 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज 10 टू द पावर -1 मीटर। तो R की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -1 मीटर। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है फोर्स इन दैट मीडियम शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और साथ ही साथ हमने इसको डिवाइड करना है K से। तो K की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज K, कैपिटल K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डिवाइडेड बाय 5 इंटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो Q1 इंटू Q2 को मैं लिख सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन R कितना है? R है 10 टू द पावर -1 मीटर, सो इट शुड बी 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। और रही बात इस फोर्स की, तो इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 103 न्यूटन। तो इसी इक्वेशन को अगर आप आगे सॉल्व करें तो Q का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आएगा? इन सबको यहां ट्रांसपोज कीजिए। जैसे आप इनको यहां ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 103 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ये यहां न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। Q स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो Q क्या होना चाहिए? Q इसका रूट होना चाहिए। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो राइट साइड पे क्या आ जाना चाहिए? स्क्वायर रूट। तो अगर राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, आई थिंक अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.39 इंटू, इट कम्स आउट टू बी 2.39 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। तो यहां चार्जेस निकालने थे, दोनों चार्जेस की वैल्यूज हमें नहीं पता, बट दोनों सेम थे। R पता था, K पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से पता है, फोर्स गिवन थी। तो यहां पे हमें क्या निकालना था? दोनों चार्जेस की वैल्यूज। ऐसा भी हो सकता था चार्जेस की वैल्यूज गिवन होती और R हमें निकालना पड़ता है सेपरेशन, तो हम इजीली डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको निकाल सकते थे। इवन आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे तो वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है।
और शायद उसके आगे भी एक दो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एक में आपको शायद आर निकालना और एक में फोर्स की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है, ठीक है। तो क्या आप इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? जिसको डाउट है वो पॉज करके दोबारा देखिए, अगर स्टिल डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कीजिए।